गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स है कि गिरावट का नाम थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 4 दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर हम पहुंच गए हैं। क्या ये 4 दिन की गिरावट आज खरीदारी में तेजी में या हरे निशान में बदल जाएगी? इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी लाइन पर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो बहुत बड़ा सवाल सबके सामने यही है सर कि क्या ये 4 दिन की जो गिरावट है आज खरीदारी में बदल जाएगी? आज का बाजार कैसा होगा? कल वीकली एक्सपायरी के दिन भी बाजार में जो गिरावट है वो थमती हुई नहीं दिखी है। तो दो सवाल हैं कि कल का बाजार ऐसा क्यों देखने को मिला, क्यों चौथे दिन गिरावट हुई, और आज आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। तो सबसे पहले ही समझते हैं कि आखिर कल के बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन क्या हुआ। वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसी उम्मीद थी कि शायद बाजार संभलता हुआ दिखे। 3 दिन से जो गिरावट हो रही है उसमें रिवर्सल आता हुआ दिखे, पोजीशंस रिवर्स होती हुई नजर आई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाजार आखिरकार चौथे दिन भारी उठापटक के बाद गिरकर ही बंद हुआ। लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। हालांकि गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी। निफ्टी 36 अंक गिर के बंद हुआ। सेंसेक्स में केवल 17 पॉइंट के आसपास ही गिरावट थी और बैंक निफ्टी तो आप देखिए करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती लेकर बंद हुआ है। 14 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 24,400 का लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी में टूटता हुआ दिखा है। तो हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो चुकी है और हम 7% के आसपास का करेक्शन हायर लेवल से, यानी कि जो रिकॉर्ड हाइज बने थे 26,277 के, वहाँ से झेल चुके हैं। अक्टूबर महीने की बात करें तो कोविड में हमने जिस तरह की गिरावट देखी थी, मासिक गिरावट जो आई थी, उसके बाद सबसे खराब महीना है ये। और एफआईएस की अब तक की रिकॉर्ड बिकवाली का आंकड़ा भी है। 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली अक्टूबर के महीने में हो चुकी है। उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट्स पे साफ तौर पे नज़र आ भी रहा है। लेकिन इंट्राडे में फिसलने के बाद सेंसेक्स में हमने देखा एक रे ऑफ होप ये थी कि 80,000 के ऊपर दूसरे दिन सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो एक स्टार परफॉर्मर था या आउट परफॉर्मर कह सकते हैं। 3 दिन में पहली बार बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर जाकर बंद हुआ और 300 पॉइंट के आसपास के गेंस के साथ ही बंद हुआ है। तो सर निफ्टी में ये जो अब 24,400 का लेवल भी टूटा है, क्या इससे उम्मीद करें कि अब बाजार संभल जाएगा या फिर गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए संदीप जी, 7% हम नीचे आए हैं, लेकिन इस 7% की अगर कहानी आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके स्टडी करेंगे तो 3 बार $9 बिलियन की सेलिंग आई है एफआईआई के द्वारा। पहली 2008 में आई थी जहां हम 65% गिरे थे, दूसरी 2020 में आई थी कोरोना के आसपास जहां 40-45% गिरे थे, और अब जब $9 बिलियन की सेलिंग आई है तो हम केवल ऑल टाइम हाई से 7% नीचे आए हैं। तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है। हालांकि देखिए 26,000 का इंडेक्स है, इसलिए आपको 2600 पॉइंट बड़े दिखते हैं, लेकिन वो लगभग 6-7% का ही 7% का करेक्शन है, तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। इनटू द बड़े बुल मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन है। आप पिछले 2 दिन की सेलिंग देखें, 4 दिन देखेंगे तो हमें बड़ी सेलिंग दिखेगी, लेकिन पिछले 2 दिन की सेलिंग देखें तो ऑलमोस्ट ड्राइड अप काइंड ऑफ सेलिंग है। और जिसमें भी कल की अगर सेलिंग देखेंगे तो पहले 75 मिनट में वोलेटिलिटी थी, निफ्टी पे हैमर कैंडल बना था, उसके बाद हमने पूरा जो टाइम है वो उसी के इनसाइड बार के अंदर स्पेंड किया। तो अब ऐसा लग रहा है कि सेलिंग पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड फिलहाल के लिए नहीं बची है। एटलीस्ट एक डेड कैट बाउंस, इफ नॉट अ अप मूव, एक डेड कैट बाउंस आती हुई दिखनी चाहिए। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेड कैट बाउंस प्रोबेबली आज के सेशन से आना स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे निफ्टी में हमको लगभग लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 पॉइंट की अपमूव 24,550 तक की एक बाउंस बैक आती हुई दिख रही है। तो 150 पॉइंट यहाँ से हम बाउंस करते हुए दिख सकते हैं ये आज के सेशन में, और प्रोबेबली ये स्पिल ओवर होते हुए मंडे तक जाएगा। तो आज और मंडे ये 2 सेशन में मान के चल रहे हैं कि 24,550 के लेवल टेस्ट होते हुए दिखेंगे। 24,550 के लेवल्स टेस्ट हो जाएंगे। अभी हम 24,400 के नीचे बंधे हुए हैं। आज या तो फिर अगले हफ्ते यानी कि दिवाली के हफ्ते में हो सकता है कि थोड़ा सा धूम धड़ाका होता हुआ दिखे, मार्केट में थोड़े से पटाखे चलते हुए दिखे। खरीदारी के भी अभी तक तो बिकवाली की ही फुलझड़ियाँ जलती हुई नज़र आ भी रही हैं। लेकिन सर 51,500 के ऊपर 3 दिन में पहली बार बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है। निफ्टी सेंसेक्स फिर से गिर के बंद हुए चौथे दिन, लेकिन बैंक निफ्टी में ये जो खरीदारी बनती हुई दिखी है, इसको आपने कैसे रीड किया है? क्या हम समझ लें कि यहाँ पे पहले आउट परफॉर्मेंस आ गई है, यहाँ पे पहले जो बॉटम है वो बन गया है, या फिर गिरावट थम गई है?
और देखिए बैंक निफ्टी में हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे 51,800 तक, 51,780 तक का हाई, 81 का हाई बना है। वहां से रिएक्शन बहुत वीक रहा है 75 मिनट्स चार्ट पे। लास्ट 75 मिनट में तुमने एक डिप मारी और वापस से हाई पे आगे क्लोज किए, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी लीड करती हुई दिखेगी। HDFC बैंक में बहुत गजब स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो ये मेरे को चलता हुआ दिख रहा है कम से कम 4 से 5%। और अगर 5% HDFC बैंक चलता है तो बैंक निफ्टी में भी आप मान के चलिए कि जो डेली चार्ट पे एरिया ऑफ रिएक्शन है समवेयर अराउंड, जो पहला एरिया ऑफ रिएक्शन है 52,600 के आसपास है। तो हम 52,600 तक बाउंस बैक करते हुए दिखेंगे। तो इस बाउंस बैक में अगर मुझे लॉन्ग प्ले करना है, जो कि मैं करूंगा अभी, तो मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा प्ले करूंगा, निफ्टी में कम प्ले करूंगा, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है। और जब भी बाउंस बैक हम प्ले करते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली चीज में प्ले करना चाहिए। बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसमें बाउंस बैक प्ले करते हैं तो आपको 900 से 1,000 पॉइंट की बाउंस बैक मिल जाएगी। तब तक बैंक निफ्टी में लगभग 150 से 200 बनेगी, तो 52,600 हमको आता हुआ दिख रहा है। सर आप कह रहे हैं कि 4 से 5% मूव और HDFC बैंक में आ जाएगा। मैं देख रहा था 1750 के आसपास HDFC बैंक बंद हुआ है, तो 1794 का जो रिकॉर्ड हाई लेवल है वो भी पार हो जाएगा, 1800 के ऊपर भी चला जाएगा ये। देखिए HDFC बैंक में अगर देखें तो 65 हफ्ते लगभग हो चुके हैं, बल्कि अगर मैं उसको स्ट्रेच कर लूं तो करंट वीक मिला के 68 वीक्स हो गए हैं, जहां पे वीकली चार्ट पे एक VCP पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, ये बना है, जिसकी नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। आज भी हम पूरा दिन उसके ऊपर टिके, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड हल्का सा उसके नीचे आए, तो इवेंचुअली ये क्रॉस होता हुआ दिखेगा। जैसे 1780 के ऊपर क्लोज होगा, इसका टारगेट जो ओपन होगा वो 2,050 रुपए का ओपन होगा। तो धीरे धीरे करके 2,050, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप है, ये मिड कैप स्मॉल कैप की तरह फ्लाइंग स्टार्ट लेते हुए 20-30% एकदम नहीं चल जाएगा। धीरे धीरे एक 8-9 महीने के पीरियड में स्प्रेड होते हुए ये 2,050 तक जाएगा। तो हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस काउंटर में अगर कोई इन्वेस्टर है तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग लेके चल सकता है। ठीक है, जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें। 1780 पार होने पर 8 से 9 महीने में HDFC बैंक में 2050 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। कल के सेशन में अगर हम सेक्टोरल रुझान देखें तो कहाँ पे खरीदारी, कहाँ बिकवाली हो रही थी, तो PSU बैंक लीड कर रहे थे कल की तेज़ी को। बैंक निफ्टी जैसे हमने देखा ऊपर बंद हुआ भी है, कहाँ निफ्टी सेंसेक्स गिर के बंद हुए। इसके अलावा फार्मा, PSU, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें खरीदारी देखने को मिली थी। और गिरावट की बात करें तो FMCG, क्योंकि HUL में हमने देखा नंबर्स के बाद नेगेटिव रिएक्शन था। MNC शेयरों में हम देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार बिकवाली हो रही है। इसके अलावा रियल्टी, ऑटो, मेटल और IT में भी एक दिन की जो तेज़ी है वो फिर से बिकवाली में कल के सेशन में तब्दील होती हुई दिखी है। निफ्टी के अगर आप गेनर लूजर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक कल का स्टार परफॉर्मर था, श्रीराम फाइनेंस, M&M, टाइटन, इसके अलावा ग्रासिम, इनमें खरीदारी देखने को मिली। और लूजर्स की बात करें तो HUL, जैसे मैंने कहा 5% से ज़्यादा का कट यहाँ देखने को मिला। SBI लाइफ नंबर्स के बाद रिएक्शन आया। हिंडाल्को, नेस्ले और बजाज ऑटो, इनमें हमने देखा कि ये निफ्टी के लूजर्स के स्टॉक्स में सबसे ऊपर शामिल थे। तो PSU बैंकों में सर 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही है। जो जहां बाजार 4 दिन से गिर रहा है, 2 दिन से PSU बैंकों में कुछ खरीदारी का इंटरेस्ट बन रहा है। क्या इनमें जो रिकवरी आ रही है ये बेट करने लायक है, इनमें खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए इस रिकवरी को आप सेलिंग के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी, यानी लार्ज कैप बैंक्स, इनमें से पैसा वापस से बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी गिरावट आ चुकी है, 40% ऑलमोस्ट अपने हाई से, बल्कि उससे ज्यादा गिर चुके हैं। तो इनमें एक डेड कैट बाउंस आ रहा है लेड बाई SBI। तो अगर आपको रहना भी है स्पेस में तो केवल SBI समझ में आता है, बल्कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ चूंकि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक में ज्यादा है, तो मैं अगर बैंकिंग में रहना भी है तो मैं वहां रहना पसंद करूंगा। तो मेरे लिए PSU बैंक रैलीज पे सेल कैंडिडेट है, एक SBI को छोड़ के, क्योंकि वो बैंक निफ्टी में मेजर पार्ट है। तो वहां पे फंड्स का पैसा फ्लो होता रहेगा। लेकिन बाकी जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं PSU बैंकिंग के, और यहाँ से 4 से 5% अपसाइड मिलती है, तो बिल्कुल इनमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, नए लोस बनते हुए दिखेंगे। तो आपने कहा ICICI, एक्सिस और HDFC प्राइवेट बैंक्स में, राइट? जी, ये तीनों में बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। टॉप चॉइस HDFC बैंक है, फॉलोड बाय ICICI बैंक, थर्ड चॉइस पे एक्सिस बैंक आता है। सर इसके अलावा हमने देखा PSU के बाद अगर कोई PSU बैंकों के बाद अगर कोई इंडेक्स चल रहा था तो वो है फार्मा। तो एक बार फिर से जो डिफेंसिव्स है वो फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अगर बाजार की गिरावट जारी रहनी है या कोई डेड कैट बाउंस आता भी है, तो क्या फार्मा जैसे डिफेंसिव्स पर फोकस बढ़ता हुआ दिखेगा अब? देखिए फार्मा को डिफेंसिव की जगह अगर आप रिजल्ट सीजन या अर्निंग सीजन के साथ जोड़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखेगी। मोर देन 80% कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग आए हैं, मतलब बाजार एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था, उसके आसपास छोड़िए बहुत नीचे नंबर आए हैं। वहीं फार्मा के नंबर जो हैं
मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहा है, तो ये डिफेंसिव से ज्यादा इस समय अर्निंग्स वाला प्ले चल रहा है। जो भी अर्निंग्स प्ले करते हैं उनके लिए फार्मा में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो पैसा वहां फ्लो होता हुआ दिख रहा है। आज भी हमने बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए थे सुबह, काफी अच्छे चले हैं और अगले 2 से 3 दिन और चलते हुए दिख रहे हैं। बट अगले 6-8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप बात कर रहे हैं तो मिड कैप फार्मा हमको बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे बहुत अच्छी बाइंग होती हुई दिखेगी। तो मिड कैप फार्मा में आपका फोकस होना चाहिए। जैसे एसएमएस फार्मा, एलेम्बिक हम बार बार रिकमेंड करते आ रहे हैं, इन स्टॉक्स में वापस से अपमूव आती हुई दिखेगी। एक ग्लैंड फार्मा जरूर हमको अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा टिकट साइज है, 1600-1650 के आसपास। यहाँ पे हमको 1900-1950 तक की अपसाइड दिख रही है, तो बड़ी टिकट साइज में ग्लैंड फार्मा हमको अच्छा लग रहा है। बाकी एलेम्बिक लिमिटेड हो गया, एसएमएस फार्मा हो गया, ये हमको काफी अच्छी लग रहा है। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट्स की ओर चलें तो ये समझने की कोशिश करें कि मिड कैप स्मॉल कैप पे किस तरह की स्थिति थी। तो एनएसई पर 1000 से ज़्यादा शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या आप देखिए 1700 से ज़्यादा थी, तो ऑलमोस्ट 1:2 का एडवांस डिक्लाइन था। गिरने वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा थी। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों गिर के बंद हुए। 184 अंक मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 387 अंक गिर के बंद हुआ है। एक समय 56,800 के आसपास का हाई लग गया था, लेकिन वहां से मिड कैप इंडेक्स में करीब 450 अंकों के आसपास की गिरावट बनती हुई दिखी और केवल एक दिन का उछाल आया। 4 दिन से लगातार गिरने के बाद एक दिन का उछाल आया और उसमें हमने देखा कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें फिर से बिकवाली लौटती हुई नज़र आ रही है। तो क्या ये मान के चलना चाहिए सर कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बॉटम बन गया है, इनमें गिरावट थम गई है, जिस तरह का अब फॉल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता हुआ दिख रहा है इनमें भी? देखिए, बहुत कंटिन्यूअस डाउन मूव थी और करेक्शन था, और लगभग अगर आप पिछले 6 में से देखें तो 5 दिन बड़ी गिरावट रही है और स्विंग लो टेस्ट किया है। तो इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में बाउंस बैक आ रहा है। ये केवल और केवल बाउंस बैक है, कोई बहुत बड़ा ना बेस बन रहा है, ना इस तरीके का स्ट्रक्चर या पैटर्न बन रहा है। सीनेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो 17,700, 17,550, मतलब 17,800 से 17,550 ये मेजर सपोर्ट जोन है। बार बार वहीं से बाउंस बैक किया है। तो परसों के सेशन में उसी को लो बनाया था, कल के सेशन में देखिए वापस इनसाइड बार रह गया इंडेक्स पे। तो बाउंस बैक है, इसको बाउंस बैक की तरह प्ले करना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापुलेट नहीं कीजिए। 1 से 2 दिन ये चलेगा, उसमें आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में 15-20% की मूव प्ले करने मिलेगी, बट वहां पे प्रॉफिट करके एग्जिट भी कर लीजिए। अभी मिड कैप स्मॉल कैप का समय नहीं आया है और मुझे लगता भी नहीं है कि अगले 2 से 3 महीने आएगा। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप का प्लेयर हूँ। आप मान के चलिए कि मैं 1 महीने से कैश पे बैठा हूं और अगले 2-3 महीने मुझे कहीं से ब्रेडशीट सुधरती हुई नहीं दिख रही है। जब तक ओवरऑल मार्केट ब्रेथ नहीं सुधरेगी तब तक मिड कैप स्मॉल कैप प्ले करना बहुत डेंजरस रहेगा, तो अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर प्ले करना भी है तो मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स थोड़े से ठीक लग रहे हैं, वो भी अर्निंग्स प्ले ज्यादा है मिड कैप स्मॉल कैप के कंपेरिजन में। अर्निंग्स प्ले ज्यादा है तो अर्निंग्स के हिसाब से प्ले कीजिए। ठीक है, तो अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रखें। मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल रिकवरी के कोई संकेत नहीं है और इनफैक्ट 2 से 3 महीने कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ जाएगा इसकी उम्मीद तो आप ना के बराबर समझ के चलिए। इनमें खतरा बहुत है, गिरावट अभी भी हो सकती है, ऐसे अंदेशे हैं, तो आप इनसे दूर रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। और रणनीति बनाते हैं, अब आज की तैयारी करते हैं, आज बाजार में किस तरह का फोकस रहेगा। सर, मुझे पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो में है, आपकी पर्सनल होल्डिंग है, तो आप इसमें राय देने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि आज शुक्रवार है, 25 तारीख है, 28 तारीख को इसके बोनस की रिकॉर्ड डेट है। अगला हफ्ता दिवाली वाला है और दिवाली का बोनस ये दे रहे हैं, तो 28 तारीख को अगर रिकॉर्ड डेट है तो जो लोग आज खरीद लेंगे, आज खरीदारी करने का आखिरी मौका है अगर बोनस का फ़ायदा लेना है, तो जिनके पास आज खरीदारी की होगी, जिन्होंने 28 तारीख को जिनके डीमैट अकाउंट में होंगे, उनको बोनस का फ़ायदा मिलेगा। आज आखिरी दिन है, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, म्यूट हो गए थे आप, प्लीज़। एग्जैक्टली बाई या सेल में रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेजर सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से अब नीचे जाने की जगह बहुत कम बचती है। एकदम मार्केट में यहाँ से अगर निफ्टी में 400 पॉइंट की फॉल आ जाती है तो इसका एक्सट्रीम मेजर सपोर्ट 2612 है, वो टेस्ट हो सकता है। गुंजाइश लेस देन 20% है, तो 80% चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा। 200-300 रुपए का बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। यहाँ से मुझे डाउन साइड बहुत मुश्किल से 60 से 70 रुपए दिख रही है, जिसके लेस देन 20% चांस है। 80% चांस है कि 250 से 300 रुपए अपसाइड आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मुझे यहाँ तेजी दिख रही है।
20% प्रोबेबिलिटी है 60 से 70 रुपये ये शेयर गिरे, लेकिन 200 से 300 रुपये की बाउंस बैक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% के आसपास की। तो जवाब मिल गया सर हमें कि बोनस को प्ले आउट करने के लिए इसमें खरीदारी करने के मौके बनते हैं, मेजर सपोर्ट के आसपास है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक आना है 200 से 300 रुपये का, तो बोनस से पहले फिर यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चलना चाहिए। आज आखिरी दिन है बोनस का, अगर आपको फ़ायदा लेना है इस स्टॉक में खरीदारी करने का। इसके अलावा सर कल हमने देखा था कि एक बड़ी डील होती हुई दिखी थी सोना BLW और स्कॉट्स कुबोटा के बीच में, और स्कॉट्स कुबोटा ने अपना जो रेलवे का इक्विपमेंट कारोबार है उसको बेच दिया। इनके लिए 11% ही है क्योंकि इनका एग्री मशीनरी पे ज़्यादा फोकस है, 70% इनकी आय का हिस्सा वहीं से आता है। लेकिन सोना BLW देखिए 13% चढ़ के बंद हुआ है क्योंकि इनका कारोबार डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखेगा। कुबोटा की 11% आय का हिस्सा आता है, लेकिन सोना BLW के लिए ये देखिए मज़ेदार डील हो गई है सर। 13% के आसपास की तेज़ी ऐसे बाजार में जो कि लगातार गिर रहा है, 7% करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से, ऐसे बाजार में ये शेयर 13% ऊपर जाके बंद हुआ है। तो इस डील के बाद सर इन दोनों शेयरों में आपकी राय? देखिए, मेरे को सोना BMW बहुत अच्छा लग रहा है। ये काउंटर 160 हफ्ते से अपना आईपीओ बेस बना रहा है। आईपीओ लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद इसने लगभग 12 हफ्ते में अच्छी रैली की थी, 300 रुपए से 800 रुपए तक। उसके बाद से 160 हफ्ते हो गए जहां ये आईपीओ बेस बना रहा है और लोअर एंड से धीरे धीरे करके ऊपर आता है, लेकिन अच्छी न्यूज की वजह से एकदम से एक ही दो सेशन में इसने पूरी रैली अपनी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से स्टॉक 796 तक जा सकता है, 796। उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो 160 165 हफ्ते, जब तक अगर 3-4 हफ्ते और लगा देता है तो 160 165 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा। और किसी भी स्टॉक में अगर इतना बड़ा आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनता है तो कम से कम जो टारगेट होता है वो 75 से 100% का होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 800 पे ब्रेकआउट आएगा तो 1500-1600 रुपए के टारगेट बनेंगे। तो यहाँ से अगर किसी के पास लॉन्ग है तो आप 796 के आसपास तक के लिए प्ले कीजिए, वहां पे प्राइस एक्शन वॉच कीजिए। अगर ब्रेकआउट बनता है तो फिर स्टॉक में 75 से 100% की अपसाइड 6 से 9 महीने में बनेगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली देखने के लिए मिल रही है काउंटर में। अगली रैली में ये बड़ा विनर साबित हो सकता है, तो अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। 800 के ऊपर, 796 800 की जोन के ऊपर बहुत बेहतरीन बाई बन जाएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेडर्स के लिए। 796 तक आप सोना BLW को होल्ड कीजिए, फिर इसे आप रिव्यू कर लीजिए। अगर 800 के ऊपर चलने लगता है तो 6 से 9 महीने में 1500 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो सोना BLW में आते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा सर कुछ चुनिंदा रेलवे और PSU काउंटर्स हैं जो कि अब रिकवरी दिखाने लगे हैं। इसमें रेलवे में रेलटेल है, टैक्स रेल है, कल भी ये मजबूत बंद हुए थे। PFC, REC, NHPC और भी कुछ नाम हैं जो कि धीरे धीरे थोड़ा पॉपअप इनमें आने लगा है। क्या इस रिकवरी में इनके ऊपर बेट करना चाहिए या अभी भी दूरी बना के रखें? देखिए, लगभग सारे स्टॉक्स, कोई 40%, कोई 42%, कोई 45% इस रेंज में करेक्ट हुए हैं। मतलब 40% से ज्यादा ही करेक्ट हुए हैं और उसके बाद पुल बैक ले रहे हैं। तो ये पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है 10-12% और वहां पे एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये वापस से नए लो बनाते हुए दिखेंगे। इसमें जितनी बार भी बाउंस बैक आई है हमने उतनी बार बात की है कि बाउंस बैक में आप एग्जिट कीजिए, नए लो बनेंगे। लगभग चार्ट्स पे अगर देखें तो चौथा बाउंस बैक है जहां से वापस नया लो बनाता हुआ दिखेगा। इसके बाद स्टॉक साइडवेज चले जाएंगे बड़ा बेस बनाने में। तो ये प्रोबेबली लास्ट डिस्ट्रेस वाली सेलिंग अभी जो बची हुई है वो इन काउंटर्स में आती हुई दिखेगी इस पुल बैक के बाद। तो 8 से 10% यहाँ से और पुल बैक है इन स्टॉक्स में, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में। वहां पे फिर एग्जिट करना चाहिए, नए लो बनते हुए दिखेंगे। चलिए, तो नए लो बन सकते हैं। जो बाउंस बैक आ रहा है उसको आप बिकवाली करने में इस्तेमाल करें। कल एक अलग सा फिनोमेना देखने को मिला बाजार में सर। रेटिंग एजेंसी के जो शेयर होते हैं वो अमूमन बहुत कम चलते हैं, लेकिन कल के सेशन में आप देखिए, चाहे केयर की बात कीजिए, क्रिसिल की बात कीजिए, इकरा की बात कीजिए, तीनों शेयरों में दमदार एक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट आई थिंक केयर का शेयर तो 20% के अपर सर्किट पर जाके बंद हुआ। क्रिसिल में 3.5% का मूव था, इकरा 5% की तेज़ी लेके बंद हुआ और केयर में आप देखिए, जी हाँ, 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा है। इन शेयरों की जो तेज़ी है उसको आपने कैसे रीड किया है? कोई नया फिनोमेना शुरू हो रहा है सर? नई तेज़ी की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल नई तेजी की शुरुआत हुई है संदीप जी। केयर रेटिंग में 162 दिन का कप हैंडल का ब्रेकआउट था कल के सेशन में। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये सीधा 6.5-7% गैप अप ही खुला था, तो हमने इसको अवॉइड कर दिया कि शायद पुल बैक देगा तब बाई करेंगे। बट ये धीरे धीरे करके अपर सर्किट लग गया था स्टॉक, तो ये हमसे कल मिस हुआ है स्टॉक। बट अगर वॉल्यूम देखें इस स्टॉक में तो पूरे बेस के राइट साइड में 700-700% की मल्टीपल बार्स हैं अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। और कल का जो वॉल्यूम है वो 1751% है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन दिख रहा है। जो हम बात कर रहे थे कि $9 बिलियन की सेलिंग हुई है, उसमें से काफी हद तक पैसा इन स्टॉक्स में भी गया है।
क्योंकि बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम। और जिस हिसाब से पैटर्न डेवलप हुआ है, इन स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, पैसा फ्लो हुआ है और फंड का पैसा फ्लो हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार रिटेल नहीं बना पाते हैं, तो अगले 3 महीने 4 महीने इन स्टॉक्स में तेजी रहेगी। केयर रेटिंग कहीं भी 1900 साढ़े 1900 का लेवल अगर मिल जाता है तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा। आउट ऑफ ऑल मुझे सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर केयर रेटिंग का लग रहा है, तो आपको केयर रेटिंग बाई करना चाहिए। क्रिसिल में भी 5600 5700 तक की रैली आ सकती है। लेकिन केयर रेटिंग अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, तो इस स्टॉक को प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो के रेटिंग्स में कल हमने 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा था। अगर हम एक बार इसका बीएससी का चार्ट भी दिखा पाएँ जो हमारे पास अवेलेबल है, उससे अंदाज़ा लगेगा जिन वॉल्यूम्स की बात अंशुल सर कर रहे थे उसको क्या हम भी डिकोड कर सकते हैं। जो वॉल्यूम्स के बाहर हैं सर, हमारे यहाँ तो शायद वो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये बीएससी का चार्ट है, तो शायद एनएसई पे ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हुए नजर आए होंगे, लेकिन 20% का सर्किट कल के सेशन में केयर में लगता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी होने की यहाँ पे उम्मीद है और कुछ बड़े प्लेयर्स की ओर से इतने बड़े वॉल्यूम्स किए जाते हैं, तो केयर में शायद एक नई तेज़ी की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा सर अगर हम नतीजों के ऊपर फोकस करें तो काफ़ी सारी कंपनियां जिनके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, जिसमें जीसीपीएल है, इंडसइंड बैंक है, लॉरस लैब है। नंबर्स का जहां पे इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा, उसमें आप फार्मा की बात करें थे तो पीपीएल फार्मा, जिसे हम पिरामल फार्मा के नाम से जानते हैं, एस्टर डीएम, अदानी टोटल, अदानी विल्मर, ये कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस थे नतीजों के बाद। और नेगेटिव में एचयूएल, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, डॉक्टर लाल, केपीआईटी टेक, एलटी फूड्स, ये नतीजों के दम पर कल के एक्सीडेंट साबित हुए थे। तो नतीजों के दम पर सर मैंने बहुत सारे शेयरों की आपके सामने नाम रखे हैं, कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो? देखिए संदीप जी, इसमें पीपीएल फार्मा कल हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया था, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया था। 239 पे हमने बाय इनिशिएट कराया था, हमको यहाँ पे कम से कम 30% की अपसाइड दिख रही है। ऑलमोस्ट 8% तो कल ही चल गया, 9% हमारे बाई से। बट इस स्टॉक में हमको यहाँ से भी अभी 20 से 30% की अपसाइड दिख रही है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आउट ऑफ ऑल जिसको रिजल्ट्स को जनरली प्ले करने का वो एपिसोडिक पिवट करके जो तरीका होता है, उसकी परफेक्ट बात बनी है। तो इस स्टॉक में अगले 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको 20% और अपसाइड मिलेगी। और अगर इस स्टॉक को आप 6 महीने 8 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो शायद आपको यहाँ से 50% अपसाइड मिल सकती है। बड़े वॉल्यूम्स हैं, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑलरेडी जिस ग्रुप का कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस उनको पसंद भी करते हैं, मतलब मैनेजमेंट और ये सारी चीजें, तो इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इसमें फ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो 4 6 महीने के लिए स्टॉक को छोड़ देना चाहिए, 40 से 50% की अपसाइड बहुत आराम से मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टॉक है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, पीपीएल फार्मा। इसके नंबर्स में मुनाफा कई गुना होता हुआ दिखा था और अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग के इंडिकेशन आ रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी अगले कुछ महीने में 50% तक का आप मूव भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सर आज के लिए और इस वीकेंड पे बहुत सारे नंबर्स लाइंड अप हैं, काफ़ी सारे बैंक्स भी हैं। मैं बैंकों की बात बाद में करता हूँ, पहले अगर हम बड़े नतीजों की बात करें तो उसमें कोल इंडिया है, डीएलएफ, बीईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, शुगर पैक से प्राज इंडस्ट्रीज़ है, इसके अलावा सीडीएसएल है, साथ ही साथ रिलायंस पावर है, जेपी पावर है। तो इनके अगर हम नतीजों की बात करें, इनमें से कोई स्टॉक जो कि नंबर से पहले आपको चार्ट्स पे अच्छा लग रहा हो सर? देखिए सीडीएसएल में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एडीएजी पैक के चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एडीएजी पैक जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ आउट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। लेकिन रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल के भी चार्ट अच्छे लग रहे हैं। सीडीएसएल में यहाँ पे एक कपनैंडल पैटर्न बिल्ड हो रहा है। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं, 1660 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, तो फिर इसमें 2000 2050 तक की तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। एक बाउंस बैक के लिए या एक फ्रंट एंडिंग मूव जरूर प्ले कर सकते हैं 1660 के लिए, बट मैं जनरली 1660 के ब्रेकआउट, मतलब मैं ब्रेकआउट के बाद ही प्ले करता हूँ। श्रीराम फाइनेंस के चार्ट अच्छे लग रहे हैं, बीपीसीएल एचपीसीएल के चार्ट अच्छे लग रहे हैं। तो ये 4 5 काउंटर हैं जहां पे तेजी डेवलप हो सकती है अगर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो तेज़ी हो सकती है सीडीएसएल, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, एचपीसीएल में अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो। आप कुछ सर वीकेंड की बात करें या फिर आज ही बात करें तो कुछ बैंकों के नतीजे भी आने हैं, जिसमें आज बंधन बैंक के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आएंगे। वीकेंड की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के अगर हम आज और कल का दिन मिला लें तो करीब 6 बैंक हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, जिसमें 4 निजी बैंक हैं और 2 सरकारी बैंक हैं, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो बैंक है जिनके नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले कोई मूव, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में
बहुत सारे लोग मान के चल रहे थे 70-72 के आसपास जब था तो ये चलने वाला है, लेकिन अब तो ये 70 के भी नीचे आ चुका है। देखिए, आईडीएफसी बैंक में कंटिन्यूअसली सेल रिकमेंड कर रहा हूँ आउट ऑफ सिंगल लॉजिक कि स्टॉक में ओवर ओनरशिप है रिटेल की और कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो जब भी फ्लश कैंडल आएगी फ्रस्ट्रेशन वाली, स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अब वो मर्जर अर्जर और ये सब ओवरहैंग भी इसके ऊपर बहुत है, तो मैं जनरली ऐसे काउंटर्स को सेल ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि किसी भी दिन खराब न्यूज आएगी एकदम से टूट जाएंगे। तो इसमें तो मेरे को कोई मूव नहीं दिख रही है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में जरूर ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ सेंस कर रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। लगभग 20 हफ्ते के लो के नीचे फेड लो बनाया था परसों के सेशन में, कल के सेशन में फॉलो थ्रू मूव लेके क्लोज किया है। एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा इसमें 247 ऑड लेवल्स पे। 247 निकलने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी एक अप मूव आ सकती है समवेयर अराउंड 278 टू 80 ऑड लेवल्स। तो ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है हमको सरकारी क्षेत्र में। बाकी आईसीआईसीआई बैंक और इनके रिजल्ट ठीक आते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे तेजी है, ऑलरेडी चार्ट पे भी तेज है। तो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो थोड़ी सी अप मूव में और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। सर, आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिटेल होल्डिंग की बात करी, येस बैंक में भी रिटेल का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर आप येस बैंक के भी चार्ट देके एक बार राय दे सकें तो, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं। मैं नंबर्स में क्वांटिटी या फिर किस प्राइस पे है वो नहीं जाना, उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जो सवाल आ रहे हैं वो एड्रेस हो जाएंगे कि येस बैंक में क्या करना चाहिए। देखिए, यस बैंक में भी अपने मेजर रेजिस्टेंस 32 से पलटा है, तो पहला टारगेट इसका बनता है 19 रुपए 10 पैसे, 20 रुपए के आसपास खड़ा है। अब यहाँ से अगर रिजल्ट ठीक ठाक आ जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में ईपीएस इन्होंने ठीक दिया था और एक्सपेक्टेशन जो है ट्रिपल डिजिट ईपीएस और सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट, ईपीएस ट्रिपल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा ही रिजल्ट आता है तो ये 19-20 की जो मेजर सपोर्ट जोन है ये प्रोटेक्ट होगी और स्टॉक में एक अप मूव आपको 24 24.5 तक का मिल सकता है। वहां जाके मैं वापस रिव्यू करूंगा कि ये जो अप मूव है इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर रहती है तो फिर 32 तक के लिए प्ले करेंगे, नहीं रहती है तो वापस 18-19 के लेवल टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और अच्छे आते हैं तो 24 तक बाउंस बैक कर सकता है। अगर येस बैंक के नंबर्स अच्छे आते हैं तो 24 रुपये तक का बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि एचडीएफसी के नंबर अभी तक हमने देखे हैं अच्छे आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स वीकेंड पे आ जाएंगे, लेकिन कोटक और इंडसइंड बैंक जिसके नंबर्स कल ही आए हैं, कोटक के पिछले हफ्ते आए थे, ये दोनों नंबर्स हम देखें तो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। इनके बाद हमने नीजक रिएक्शन भी नीचे की ओर आता हुआ देखा था। आज देखना होगा इंडसइंड बैंक कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इनका भी मुनाफा गिरता हुआ नज़र आया है। तो नंबर्स के ऊपर आज रिएक्शन आएगा और येस बैंक के ऊपर ज़्यादातर जो रिटेल निवेशक हैं वो अपनी नज़रें लगाए बैठे हैं कि नंबर्स अच्छे आएंगे तो फिर इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमें अंशुल जी भी बता रहे हैं कि 24 रुपये तक का जो अप मूव है वो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आखिरी सवाल आपसे सर, आज के लिए या फिर अगला हफ्ता दिवाली का हफ्ता, हालांकि ट्रंकेटेड वीक है, फ्राइडे को जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी केवल 1 घंटे का ही कारोबार होगा, तो उस लिहाज से आज के लिए या फिर अगले 4-5 दिन के लिए, छोटी अवधि के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रडार पे हैं जहां पे खरीदारी करनी चाहिए? देखिए संदीप जी, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा कि पीपीएल फार्मा हमारे क्लाइंट्स के पास कल के सेशन से लॉन्ग है 239 ऑड लेवल से। तो पीपीएल फार्मा में बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है विद एक रिजल्ट जिस हिसाब से आए हैं बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है। अभी हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था जहां पे सोना बीएलडब्ल्यू, जहां आईपीओ बेस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे। इस स्टॉक में 97 वीक्स का आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आया था 2 सितंबर वाले हफ्ते में। उसके बाद 6 हफ्ते इसने साइडवेज कंसोलिडेट किया है। करंट वीक में उन 6 हफ्ते के लो को पहले तोड़ा है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो वीक लॉन्ग शेकआउट है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में माल है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, तो इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड बन सकती है। करंट मार्केट प्राइस 254 255 के आसपास बाई करना चाहिए। 240 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। 284 पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, वहां पे 50% प्रॉफिट बुक करके रिव्यू करना चाहिए। अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है या हल्का फुल्का 2-4 दिन का साइडवेज रेजिस्टेंस ले रहा है तो नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 300-310 रुपए की लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल 284 का टारगेट पकड़िए, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद। दूसरा स्टॉक है वेब सोलर एनर्जी। यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। कल के सेशन में स्टॉक ने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट 60 डेज के वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था। रीटेस्ट करने के बाद वापस से अप मूव आया है। 30 डेज का बेस ब्रेकआउट था, रीटेस्ट करके वापस फॉलो थ्रू मूव दिया है। तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए 1278 1275 की रेंज में। 1225 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस का
और ऊपर में 1375 का पहला टारगेट रहेगा, वहां पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा सवाल पूछिएगा, शायद टारगेट हम एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे, बट फिलहाल के लिए 1375 पकड़ के चलना चाहिए। तो एक स्टॉक है वेबसोल एनर्जी का, यहाँ पे 1375 का टारगेट है, 1225 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा नाम है पीपीएल फार्मा, जो कि पहले भी डिस्कस किया गया है, 254 के आसपास खरीदें, 240 का स्टॉप लॉस, 284 रुपये का आपको यहाँ पे टारगेट रखना होगा। और जिन इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स की आप बात कर रहे हैं सर, वो इनफैक्ट अगर आप फुल फ्रेम पे उसका चार्ट देखेंगे, जो कि हमारी पीसीआर टीम आपके लिए लेकर आई है, देखिए जो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन आप ये जो बार्स देख रहे हैं, ये वॉल्यूम की बार्स हैं। किस तरह से आप देखिए स्टॉक में जो वॉल्यूम इंटरेस्ट है वो बनता है, वो दिखा है। इतने बड़े वॉल्यूम्स हैं, जैसे हमें अंशुल सर बता रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशनल्स की ओर से ही देखने को मिलते हैं, जो इतनी बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये दर्शा रही है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। 284 पहला टारगेट है, ये लेवल पार हुआ तो उसके बाद 310 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी पीपीएल फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। इनका मुनाफा कई गुना ग्रो हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्टॉक में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, ये पिक्स बताने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स वैसे तो आप सर साथ साथ ही बताते जाते हैं। देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, पीपीएल फार्मा कल हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है, तो ये दो स्टॉक पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। बाकी कोई भी स्टॉक ऐसा डिस्कस नहीं हुआ है कि पोर्टफोलियो में क्लाइंट्स के हो, बट हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो ट्रेड करते हैं, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, विश यू अ वेरी गुड डे सर। सेम। थैंक यू। तो क्या खरीदें क्या बेचें, मैं आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन है, उसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है, छोटे मझोले शेयरों में आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, ये सब मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए सुबह 10:30 बजे लेकर आते हैं बीच बाजार में, सोमवार से शुक्रवार। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगला हफ्ता दिवाली वाला हफ्ता है। उम्मीद करते हैं कि यह हफ्ता आपके लिए खुशियों वाला होगा, प्रॉफिटेबल होगा, बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी और आपके पोर्टफोलियो में भी जो लॉसेस बन रहे हैं वो रिकवरी होती हुई दिखेगी उसमें, और वो मुनाफे में तब्दील होते हुए दिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।